गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेहता कॉलेज की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। आज हम भूगोल विषय के बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि हमारी क्लास बीए सेकेंड ईयर के लिए है। आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में भी भूगोल विषय के बारे में पढ़ा था, इसमें भी आपकी 2 किताबें चलती थी। उसी प्रकार से सेकेंड ईयर में भी आपकी 2 किताबें चलेगी। उसमें एक तो संसाधन भूगोल होगी, एक आपकी होगी मानव भूगोल। ठीक है, संसाधन भूगोल आपकी फर्स्ट बुक होगी और मानव भूगोल आपकी सेकंड बुक होगी। आज हम संसाधन भूगोल के बारे में पढ़ेंगे। संसाधन भूगोल किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या है और इसके विशेष क्षेत्र वगैरह के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी संसाधन भूगोल की परिभाषा को पढ़ेंगे। संसाधन भूगोल का अर्थ एवं परिभाषा। इतने दिनों से हम भूगोल के बारे में पढ़ते आ रहे हैं, भूगोल विषय के बारे में पढ़ते आ रहे हैं, उनकी परिभाषा के बारे में पढ़ते आ रहे हैं। आपको पता ही है कि भूगोल विषय की एक शाखा के रूप में हम संसाधन भूगोल, आर्थिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल इनका अध्ययन करते हैं। संसाधन भूगोल अगर हम बात करें तो संसाधन भूगोल के अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक संसाधनों एवं मानवीय संसाधनों प्राकृतिक संसाधनों एवं मानवीय संसाधनों दोनों का अध्ययन पृथ्वी तल पर करते हैं। पृथ्वी तल पर करते हैं। संसाधनों की विशेषताओं एवं उनके वितरण का अध्ययन भी, विशेषताओं और वितरण दोनों का अध्ययन भी हम संसाधन भूगोल के अंतर्गत करते हैं। संसाधन भूगोल की अगर हम विकास की बात करें, तो उसके अंतर्गत हम इसका अध्ययन एक क्रम विकास के रूप में प्रस्तुत करते हैं। विकास क्रम के बारे में पढ़ने से पहले या समझने से पहले हम ये बात करेंगे कि जो हमारे संसाधन होते हैं उनका अध्ययन किस प्रकार से संसाधन भूगोल में किया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि संसाधन भूगोल के अंतर्गत संसाधनों के उद्भव, नंबर 2 संसाधनों के वितरण एवं संसाधनों के उपयोग, नंबर 4 संसाधनों के खोज, संसाधनों के खोज कार्यों
आदि का अध्ययन प्रस्तुत करते हैं। वर्तमान समय में हमारे जो संसाधन हैं वो संसाधन तब तक नहीं कहलाते हैं जब तक कि मानव उनका अपने उपयोग के लिए संवर्धित नहीं कर लेते हैं। मानव संसाधनों का उपयोग अपने सामर्थ्य के अनुसार करता है। विकास की अगर हम बात करें, संसाधन भूगोल के विकास क्रम की अगर हम बात करें, तो संसाधन भूगोल का विकास सबसे पहले 19वीं सदी से आधुनिक रूप से माना जाता है, क्योंकि संसाधन भूगोल का अध्ययन सबसे पहले अगर हम बात करें तो भूगोल विषय की एक शाखा के रूप में किया जाता है। इसीलिए संसाधन भूगोल को हम भूगोल के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। 19वीं सदी में भूगोल विषय को केवल एक विषय के रूप में ही ध्यान रखने की बात है, केवल एक विषय के रूप में ही अध्ययन किया जाता था। लेकिन वैश्वीकरण के कारण भूगोल विषय वैश्वीकरण के कारण भूगोल विषय को दो भागों में बांटा गया था। भूगोल विषय को दो भागों में बांटा गया था। पहला भौतिक भूगोल के रूप में तथा दूसरा मानव भूगोल के रूप में। चूंकि संसाधनों का उपयोग मानव करता है, इसीलिए संसाधनों का अध्ययन मानव भूगोल के अंतर्गत मानव भूगोल के अंतर्गत किया गया था। यह हम प्रारंभ की बात कर रहे हैं, 19वीं सदी की बात कर रहे हैं, जब भूगोल केवल एक विषय के रूप में था और वैश्वीकरण के बाद में ये दो विषय के रूप में हमारे सामने आ गया, या दो भागों में इसको बांट दिया गया। पहला भौतिक भूगोल के रूप में और दूसरा जो है वो आपका मानव भूगोल के रूप में। तो मानव भूगोल के अंतर्गत ही हम संसाधनों का अध्ययन उस समय करते थे। मानव भूगोल की एक शाखा जिसे हम आर्थिक भूगोल के रूप में जानते हैं, के अंतर्गत संसाधनों का अध्ययन किया जाता है।
संसाधनों का अध्ययन किया जाता है। आर्थिक भूगोल, आर्थिक भूगोल के अंतर्गत जितनी भी औद्योगिक गतिविधियां संपन्न होती है, वो सभी औद्योगिक गतिविधियां परोक्ष रूप से संसाधनों पर आधारित होती है। उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो किसी भी कंपनी में रॉ मटेरियल या कच्चा माल कहाँ से आता है? वो संसाधनों से ही हमको प्राप्त होता है। जैसे कि फर्नीचर उद्योग की अगर हम बात करें तो फर्नीचर उद्योग में हमें जो कच्चा माल है वो हमें प्राकृतिक संसाधन यानी कि वनस्पति से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? वनस्पति से या वनों से प्राप्त होता है। चूंकि आर्थिक भूगोल विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के लिए जानी जाती है, इसीलिए आगे के भूगोल के विकास क्रम में आर्थिक भूगोल की एक शाखा के रूप में 1953 में संसाधन भूगोल का विकास माना जाता है। इसका सबसे अच्छा जो स्पष्टीकरण है वो जिमरमैन नामक विद्वान ने जिमरमैन नामक विद्वान ने 1953 में ही अपनी पुस्तक विश्व संसाधन एवं उद्योग के अंतर्गत सबसे पहले बताने का प्रयास किया था। अगर हम संसाधन भूगोल के विषय क्षेत्र की बात करें तो उसके अंतर्गत हम मानव द्वारा, यहां हम विषय क्षेत्र की बात कर रहे हैं, संसाधन भूगोल के विषय क्षेत्र की, संसाधन भूगोल का विषय क्षेत्र, संसाधन भूगोल का विषय क्षेत्र, यहां हम बात कर रहे हैं संसाधन भूगोल के विषय क्षेत्र की। तो इस विषय क्षेत्र के अंतर्गत हम मानव द्वारा संसाधनों के उपयोग तथा उनके वितरण, संसाधनों के उपयोग तथा उनके
वितरण का अध्ययन प्रस्तुत करते हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम संसाधन भूगोल के विशेष क्षेत्र का अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत इसको 4 भागों में बांटा गया है। संसाधन भूगोल के विशेष क्षेत्र को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया है। देखिए, पहला जो है या पहला भाग जो है वो है आपका प्राकृतिक संसाधनों का उद्भव एवं वितरण। जो विशेष क्षेत्र है उसे 4 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 जो आपका आता है वो आता है आपका प्राकृतिक संसाधनों का उद्भव एवं वितरण। दूसरा जो है वो आता है आपका मानवीय संसाधनों का वातावरण के साथ सामंजस्य। तीसरा जो इसका प्रकार है वो है मानव द्वारा संसाधनों का उपयोग का अध्ययन। मानव द्वारा संसाधनों का उपयोग का अध्ययन। और चौथा है संसाधनों का संरक्षण एवं नियोजन। ठीक है, तो ये 4 प्रकार से संसाधन भूगोल का जो विशेष क्षेत्र है उसको शामिल किया गया है, उसको बताया गया है। पहला आता है आपका प्राकृतिक संसाधनों का उद्भव एवं वितरण। दूसरा आपका आता है मानवीय संसाधनों का वातावरण के साथ में सामंजस्य। तीसरा जो है वो आता है मानव द्वारा संसाधनों का उपयोग किस प्रकार से किया जाएगा उसका अध्ययन। और चौथा जो है वो आपका आता है संसाधनों का संरक्षण एवं उनका नियोजन। ठीक है, तो हम पहला जो भाग है प्राकृतिक संसाधनों का उद्भव एवं वितरण उसका अध्ययन प्रस्तुत करेंगे। तो पहला जो क्रम आपका आता है वो आता है प्राकृतिक संसाधनों का उद्भव एवं उनका वितरण। इसके अंतर्गत हम संसाधनों के वितरण, उनकी खोज तथा उनके उपयोग को महत्वपूर्ण रूप से पढ़ते हैं। सबसे पहले अगर हम इसमें बात करेंगे तो वो संसाधन कौन कौन से हैं जिनका हम इसमें अध्ययन करते हैं, उसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले इसके अंतर्गत हम जल
संसाधनों का अध्ययन करते हैं। नंबर 2 पे इसके अंतर्गत भूमि एवं मृदा संसाधन, भूमि एवं मृदा संसाधन का अध्ययन करते हैं। पहला आपका आ गया जल संसाधनों का अध्ययन, दूसरा आपका आता है भूमि एवं मृदा संसाधनों का अध्ययन, तीसरा आपका आता है जैव संसाधनों का अध्ययन, और चौथा आपका आता है जंतु जगत का अध्ययन, पांचवा आपका आता है खनिज संसाधनों का अध्ययन, खनिज संसाधनों का अध्ययन। मैं हेडिंग को थोड़ा सा मिटा देता हूं क्योंकि नीचे जगह कम होती जा रही है। तो पांचवा हमारा था खनिज संसाधनों का अध्ययन, छठा हमारा है सौर ऊर्जा एवं पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा एवं पवन ऊर्जा का अध्ययन। तो इस प्रकार से हमारे ये 6 पॉइंट ऐसे हैं जिनका अध्ययन हम प्राकृतिक संसाधनों के उद्भव और उनके वितरण के अंतर्गत करते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे जल संसाधनों के अध्ययन की। सामान्यतः जल संसाधनों के अंतर्गत हमारे सागर, महासागर एवं नदियां, झरने तथा छोटे तालाब आदि को शामिल किया जाता है। क्योंकि सागर और महासागर में जो पानी होता है वो हमको सबको पता है लवणीय पाया जाता है, इसीलिए यहाँ जो जल पाया जाता है उस जल का उपयोग घरेलू उपयोग के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है। इसके अंतर्गत जो भी संसाधन पाए जाते हैं, चाहे वो मत्स्य संसाधन हो, चाहे वो आपके शैवाल वगैरह हो, उन संसाधनों का उपयोग मानव अपने भले के लिए करता है या अपने भोजन के रूप में उनका उपयोग करता है। जबकि जो नदियां हैं, झरने हैं और जो तालाब हैं, उनके जल का उपयोग कृषि कार्य करने के लिए और घरेलू उपयोग के अंतर्गत करते हैं। या आप लगातार भूगोल विषय के अंतर्गत पढ़ते आ रहे हो, रीड करते आ रहे हो, आपको पता भी है कि जल संसाधनों का अध्ययन किस प्रकार से किया जाता है। दूसरा जो आता है वो आता है आपका भूमि एवं मृदा संसाधन का अध्ययन। चूंकि ये भी एक संसाधन के अंतर्गत ही शामिल किया जाता है, इसलिए भूमि का उपयोग मानव अपने आर्थिक क्रियाकलापों के लिए किया। भूमि एवं मृदा संसाधनों का अध्ययन हम इसके अंतर्गत जो कृषि कार्य होते हैं उनको हम इसमें शामिल करते हैं, जो हमारे आर्थिक क्रियाकलापों के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। जैसे कि कृषि कार्य करना, इमारतों का निर्माण,
इमारतों का निर्माण इत्यादि, ये सभी कार्य हमारे भूमि एवं मृदा संसाधन से संबंधित होते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें तो भूमि का कोई एक खाली टुकड़ा जिसे हम मैदान के रूप में जानते हैं, उस मैदान का उपयोग जब तक हम नहीं करते हैं तो वो हमारे लिए संसाधन नहीं कहलाता है। अगर ये मैदान का उपयोग हम कृषि कार्य के लिए अथवा इमारत निर्माण के लिए या कारखाना निर्माण के लिए नहीं करते हैं, तब तक ये एक हमारे लिए संसाधन नहीं होता है, जब तक हम इसमें कृषि कार्य, इमारत का निर्माण या कारखाना निर्माण नहीं कर लेते हैं। निर्माण करने के पश्चात ये मैदान का टुकड़ा जो है वो हमारे लिए एक संसाधन कहलाएगा, जिसे हम प्राकृतिक संसाधन की श्रेणी में रखते हैं। ठीक है। तीसरा जो आता है वो आता है आपका जैव संसाधनों का अध्ययन। जैव संसाधनों के अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार के वनस्पति संसाधनों का एवं जैविक जीव संसाधनों का, जिसके अंतर्गत हम मानव जाति भी आ जाती है, का अध्ययन प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि वनस्पति से हमें विभिन्न प्रकार के इमारती लकड़ियां वगैरह, दवाइयाँ इत्यादि प्राप्त होते हैं। ऐसे ही जैविक जीव संसाधनों के अंतर्गत हमें विभिन्न प्रकार के जीव जो हमारे दैनिक जीवन में उपयोगी होते हैं का अध्ययन प्रस्तुत करते हैं। ऐसे ही आपका आता है जंतु जगत का अध्ययन। इसके अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं का अध्ययन प्रस्तुत करते हैं, जो कि प्राकृतिक संसाधनों के अंतर्गत ही शामिल किए जाते हैं। इनसे हमें विभिन्न प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं, जैसे कि हम किसी जंतु को जब हम पालतू बनाते हैं तो उससे हमें दूध, मांस वगैरह प्राप्त होते हैं, इसीलिए वो हमारे लिए संसाधन के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। अगला पांचवा जो है वो आपका आता है खनिज संसाधन। तो खनिज संसाधन का जो अध्ययन है वो हम मुख्य रूप से संसाधन भूगोल के अंतर्गत ही करते हैं। इसीलिए भारत में जितने भी संसाधन या खनिज संसाधन जो पाए जाते हैं उनका अध्ययन हम संसाधन भूगोल के अंतर्गत करते हैं। जैसे अगर हम बात करें खनिज संसाधनों की, तो इनके अंतर्गत लोहा, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस इत्यादि खनिजों को हम इसमें शामिल करते हैं, जो हमारे लिए दैनिक उपयोग में काम में आते हैं। छठा और अंतिम जो इसका टॉपिक है वो है सौर ऊर्जा एवं पवन ऊर्जा का अध्ययन। क्योंकि सौर ऊर्जा एवं पवन ऊर्जा ये हमारे लिए ऊर्जा के समाप्त नहीं होने वाले संसाधन हैं। इसलिए इनका अध्ययन हमारे लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। इसीलिए संसाधन भूगोल के अंतर्गत
जिन क्षेत्रों के अंतर्गत सौर ऊर्जा एवं पवन ऊर्जा, हम बात कर रहे हैं संसाधन भूगोल के अंतर्गत सौर ऊर्जा, जिन क्षेत्रों में सौर ऊर्जा एवं पवन ऊर्जा की व्यापक संभावनाएं होती है, उन क्षेत्रों का प्रादेशिक स्तर पर अध्ययन प्रस्तुत किया जाता है। प्रादेशिक स्तर पर अध्ययन प्रस्तुत किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु, राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल आदि राज्यों में सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा की व्यापक संभावनाएं देखने को मिलती हैं। अगर हम राजस्थान की बात करें तो यहाँ पे हमें को सौर ऊर्जा की व्यापक संभावनाएं देखने को मिलती हैं। अगर हम पवन ऊर्जा की बात करें तो गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और केरल में हमको पवन ऊर्जा की व्यापक संभावनाएं देखने को मिलती है। अतः इन प्रदेशों का अध्ययन प्रादेशिक स्तर पर सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा के लिए हम संसाधन भूगोल के अंतर्गत करते हैं। ठीक है, ये हमारा पहला जो टॉपिक है प्राकृतिक संसाधनों का उद्भव एवं उनका वितरण समाप्त होता है। अगला जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है मानवीय संसाधनों का वातावरण के साथ सामंजस्य। इसके अंतर्गत हम निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत संसाधनों का अध्ययन प्रस्तुत करते हैं। इसके अंतर्गत सबसे पहला जो टॉपिक हमारा आता है वो आता है मानवीय संसाधनों के अंतर्गत वृद्धि। इससे वृद्धि से हमारा यह तात्पर्य है कि किस प्रकार से मानवीय संसाधनों में वृद्धि की जा सकती है और किन क्षेत्रों में जो वृद्धि है वो ज़्यादा देखने को मिलती है, उसका अध्ययन हम इसके अंतर्गत मानवीय संसाधनों का वातावरण के साथ सामंजस्य के अंतर्गत करते हैं। दूसरा जो टॉपिक आता है वो आता है मानवीय संसाधनों में श्रेष्ठ मानवीय संसाधन की खोज। पहला आपका आ गया मानवीय संसाधनों के अंतर्गत वृद्धि, दूसरा है मानवीय संसाधनों में श्रेष्ठ मानवीय संसाधन की खोज, और तीसरा आपका आता है इसके अंतर्गत मानवीय कार्य क्षमता। अर्थात जो मानव संसाधन हमारे पास में मौजूद है उन मानवीय संसाधनों की जो कार्य क्षमता है वो किस प्रकार से प्रभावित होती है या कितनी उनकी कार्य क्षमता देखने को मिलती है, उसका अध्ययन भी हम
मानवीय संसाधनों का वातावरण के साथ सामंजस्य के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। चौथा जो टॉपिक आता है वो आता है आपका मानवीय संसाधनों का प्रादेशिक स्तर पर अध्ययन। इसके अंतर्गत हम किसी प्रदेश विशेष में पाए जाने वाले मानव संसाधनों का अध्ययन करते हैं कि वहाँ पर जो मानव संसाधन है वो किस प्रकार का मौजूद है। मानव संसाधन वहाँ पे अगर वृद्धि के रूप में देखने को मिलते हैं या कमी के रूप में देखने को मिलते हैं तो उसका अध्ययन हम करते हैं। ठीक है, ये मानवीय संसाधनों का आपका चौथा टॉपिक है। इसमें मानवीय संसाधनों का वातावरण के साथ सामंजस्य के अंतर्गत तो इसमें बताया गया है कि मानवीय संसाधनों का प्रादेशिक स्तर पर जो अध्ययन है वो किस प्रकार से किया जाता है, उसके बारे में जो अध्ययन है वो इसके अंतर्गत हम करते हैं। ठीक है, अब हमारा आता है नेक्स्ट, उसके बारे में पढ़ते हैं। तीसरा जो टॉपिक हमारा है संसाधन भूगोल के विषय क्षेत्र के अंतर्गत, उसको एक बार लिख लेते हैं फिर उसके बारे में आपको बात करते हैं, बताते हैं। तीसरा जो टॉपिक हमारा आता है वो आता है मानवीय संसाधनों का उपयोग। मानवीय संसाधनों का उपयोग का अध्ययन, ये हमारा तीसरा विषय क्षेत्र का अध्ययन है। तीसरा जो टॉपिक है उसका अध्ययन है। इसके अंतर्गत भी हम जो बिंदु है उनके अंतर्गत हम इसका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत हम बात करते हैं जल संसाधन। ध्यान रखना, मानवीय संसाधनों का उपयोग का अध्ययन इसके अंतर्गत करेंगे कि जो मानवीय संसाधन है वो किस प्रकार से संसाधनों का उपयोग इसके अंतर्गत करते हैं। जल संसाधन का उपयोग, जल संसाधन का उपयोग। दूसरा आता है भूमि संसाधन का उपयोग। भूमि संसाधन का उपयोग। और तीसरा आता है हमारा खनिज संसाधन का उपयोग। खनिज संसाधन का उपयोग। और चौथा है वो आता है हमारा मानवीय संसाधन का उपयोग। और पांचवा जो है वो आता है आपका सौर ऊर्जा एवं पवन ऊर्जा तथा जैव ऊर्जा का अध्ययन। तो इस प्रकार से ये मानवीय संसाधनों के उपयोग का जो अध्ययन है उसके अंतर्गत हम 5 टॉपिकों का अध्ययन करते हैं। 5 बिंदु हमारे इसमें शामिल किए गए हैं। पहला आता है आपका जल संसाधन का उपयोग, दूसरा आता है भूमि संसाधन का उपयोग, तीसरा आता है खनिज संसाधन का उपयोग, चौथा आता है मानवीय संसाधन का उपयोग, और पांचवा जो आपका आता है वो उसमें हम ऊर्जा संसाधनों की बात करेंगे। तो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जैविक ऊर्जा के बारे में हम इसके अंतर्गत बात करेंगे। तो सबसे पहले जो आती है वो आती है आपके जल संसाधन के उपयोग की। पहले जो हमारा पहला टॉपिक था प्राकृतिक संसाधनों का उद्भव एवं उनका वितरण, उसके अंतर्गत भी हमने जल संसाधन के बारे में, उनके अध्ययन के बारे में बात की थी।
तो उसी प्रकार से मानवों के द्वारा, इनके द्वारा, मानवों के द्वारा संसाधनों का जो उपयोग है वो किस प्रकार से किया जाता है, उसका अध्ययन हम मानवीय संसाधनों का उपयोग का अध्ययन के अंतर्गत करते हैं। इसके अंतर्गत हमारा जो पहला जल संसाधन का जो उपयोग है उसके अंतर्गत हम अगर हम बात करें तो सबसे पहले इसके अंतर्गत जल के उपयोग, जल के उपयोग की हम बात करेंगे तो जल का जो उपयोग है वो दो प्रकार से किया जाता है। एक तो घरेलू उपयोग, घरेलू उपयोग, और एक है जो आता है आपका व्यावसायिक उपयोग। व्यावसायिक उपयोग अर्थात आर्थिक स्तर पर उपयोग, आर्थिक स्तर पर उपयोग की बात करेंगे हम यहाँ पे। व्यावसायिक उपयोग की बात करेंगे, घरेलू उपयोग की बात करेंगे, ठीक है। तो घरेलू उपयोग के अंतर्गत हम जो जल का उपयोग करते हैं वो हमारे दैनिक गतिविधियों में, जैसे कि पीने के लिए हो गया, खाना वगैरह बनाने के लिए हो गया, का उपयोग हम उसमें करते हैं, ठीक है। उसके बाद में आता है हमारा व्यावसायिक उपयोग। व्यावसायिक उपयोग के अंतर्गत हम जल का जो उपयोग है वो करते हैं कारखानों में, कृषि कार्यों में, मत्स्य पालन में तथा दूसरे अन्य कार्यों में। इस प्रकार जल का जो अध्ययन है या जल संसाधन का जो अध्ययन है उसके उपयोग का अध्ययन हम जल के उपयोग को घरेलू उपयोग के रूप में और व्यावसायिक उपयोग के रूप में करते हैं, ठीक है। दूसरा हमारा जो टॉपिक है वो आता है भूमि संसाधन का उपयोग। भूमि संसाधन का उपयोग, भूमि संसाधन का जो उपयोग है वो हम विभिन्न प्रकार के आर्थिक क्रियाकलापों, विभिन्न प्रकार के आर्थिक क्रियाकलापों के अंतर्गत करते हैं, जैसे कृषि कार्य, कारखाना निर्माण, कृषि कार्य, कारखाना निर्माण तथा इमारत, या हम इसको बोल देंगे आवास निर्माण के अंतर्गत करते हैं। तो इस प्रकार से हमारी जो भूमि संसाधन है वो हमारे लिए उपयोग में आती है, कृषि कार्य के लिए, कारखाना निर्माण के लिए, इमारत या आवास निर्माण के लिए हम भूमि संसाधनों का उपयोग करते हैं, ठीक है। उसके बाद में तीसरा जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है खनिज संसाधन का उपयोग। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि खनिज संसाधनों का उपयोग जो है वो मानव अपने लाभ के लिए किस प्रकार से करता है। आज हमारे दैनिक जीवन में, अगर हम आज की बात करें तो हमारा जो दैनिक जीवन है उसमें दैनिक जीवन में जितनी भी वस्तुएं हमारे काम में आती है या उपयोग में आती हैं वो वस्तु हमारे खनिज संसाधन है उनसे बनी हुई है। जैसे कि आप ये सामने बोर्ड देख रहे हो, वो बोर्ड भी एक रॉ मटेरियल से बना हुआ है जो कि हमें प्राकृतिक खनिजों या संसाधनों से प्राप्त हुआ है। तो ये हमारे दैनिक जीवन में काम आता है, दैनिक जीवन में काम आ भी रहा है और आने के कारण ही हम इसका उपयोग करते आ रहे हैं। तो इसीलिए जैसे कि लोहा हो गया, कोयला हो गया, लोहा, कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस तथा दूसरे अन्य बहुमूल्य खनिज इसके अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। आज हमारे दैनिक जीवन की अगर हम बात करें तो लोहा एक ऐसा खनिज है जो कहीं ना कहीं हमारे लिए उपयोगी साबित हो रहा है, चाहे वो हमारे घर में छत में काम आने वाला लोहा हो या कॉलेज स्कूल में बैठने के लिए जो हमारी चेयर्स वगैरह टेबल वगैरह जो होती है
उनके निर्माण की बात करें तो वो भी लोहे से बनी होती है। एक छोटी सी सुई से लेकर बड़े बड़े जो जहाज होते हैं उनका निर्माण भी लोहे से होता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि हमारे खनिज संसाधनों का जो उपयोग है वो मानव अपने भले के लिए करता है। चौथा जो आता है वो आता है मानवीय संसाधन का उपयोग। अब इसकी अगर हम बात करेंगे तो ये जो प्राकृतिक संसाधन है उनसे उलट हमारे लिए उपयोगी होते हैं, क्योंकि जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं उनका उपयोग कौन करता है? मानव करता है। प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कौन करता है? मानव करता है। इसीलिए मानव जो संसाधन है वो कितनी मात्रा में और कितनी संख्या में वहाँ पे मौजूद है या उनका वितरण किस प्रकार से किया गया है, ये हम बात कर रहे हैं किसी क्षेत्र विशेष की, प्रादेशिक स्तर की बात कर रहे हैं। प्रादेशिक स्तर की हम बात कर रहे हैं, उसके अंतर्गत इसका अध्ययन हम करते हैं कि किसी क्षेत्र विशेष में जो प्राकृतिक संसाधन है जो पाए जाते हैं वहाँ पे उनका जो उपयोग है वो वहाँ पाए जाने वाले मानवीय संसाधन किस प्रकार से करते हैं, अपने लाभ के लिए करते हैं या संसाधनों के शोषण के लिए करते हैं, उसका अध्ययन हम इस मानवीय संसाधन के उपयोग के अंतर्गत करते हैं। किसी क्षेत्र विशेष में तो मानव संसाधन कम होते हैं, किसी क्षेत्र विशेष में मानव संसाधन अधिक होते हैं। अगर हम एशिया पैसिफिक की बात करें, हमारे एशिया महाद्वीप की बात करें, तो जो जनसंख्या यहाँ पे देखने को मिलती है वो पूरे विश्व में सर्वाधिक देखने को मिलती है। इसलिए एशिया महाद्वीप में जो प्राकृतिक संसाधन पाए जाएंगे वो यहाँ की जनसंख्या पर सीधे सीधे इम्पैक्ट डालेंगे, क्योंकि यहाँ की जो जनसंख्या है उन संसाधनों की तुलना में ज़्यादा देखने को मिलती है। इसी प्रकार अगर हम यूरोप की बात करेंगे या अमेरिका महाद्वीप की बात करेंगे तो वहाँ पे जो जनसंख्या है या मानवीय संसाधन है, मानवीय संसाधन है वो मात्रा की बजाय, अगर हम मात्रा की बात करें, संख्या की बात करें या संख्या बल की बात करें, संख्या के स्थान पर गुणवत्ता में एशिया महाद्वीप से उत्कृष्ट देखने को मिलती है। इसीलिए आज यूरोप महाद्वीप और अमेरिका महाद्वीप, यूरोप एवं अमेरिका महाद्वीप एशिया महाद्वीप की तुलना में, अगर हम बात करें एशिया महाद्वीप की तुलना में सर्वाधिक विकसित देखने को मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पर जनसंख्या की बहुलता तो कम देखने को मिलती है लेकिन जनसंख्या की गुणवत्ता यहाँ पे अधिक देखने को मिलती है। इसीलिए हम मानवीय संसाधनों के उपयोग के अंतर्गत संसाधनों की गुणवत्ता, मानवीय संसाधनों की गुणवत्ता और उसकी मात्रा का अध्ययन करते हैं किसी प्रदेश विशेष के संदर्भ में। आगे जो आता है हमारा 5वां टॉपिक वह है सौर ऊर्जा एवं पवन ऊर्जा और जैव ऊर्जा का उपयोग का अध्ययन। पांचवा टॉपिक हमारा था सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जैविक ऊर्जा। जैविक ऊर्जा के अध्ययन के संदर्भ में, ठीक है। अगर हम विश्व स्तर पर बात करें तो सौर ऊर्जा एवं पवन ऊर्जा तथा जैविक ऊर्जा का सर्वाधिक विकास यूरोप एवं अमेरिका महाद्वीप में देखने को मिलता है। इसीलिए सौर ऊर्जा की व्यापक संभावना जहां पे मौजूद है, पवन ऊर्जा की व्यापक संभावना जहां मौजूद है तथा जैविक ऊर्जा की व्यापक संभावना जहां मौजूद है, उन क्षेत्रों का अध्ययन हम मानवीय संसाधनों के उपयोग के अध्ययन के अंतर्गत शामिल करते हैं, ठीक है। बाकी जो लास्ट बचा हुआ है हमारा इस टॉपिक का
वो हम नेक्स्ट क्लास में टैली करेंगे, बात करेंगे आपसे।